बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर एथलीट्स में आतिफ वक्कास और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसकी यूनिट्स, मैथमेटिकल फार्मूले वगैरह ये इस पे बात करेंगे। फिर मुख्तलिफ मीडिया के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है ये डिस्कस करेंगे और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक्चुअल स्पीड इलेक्ट्रॉन की इनसाइड मेटल क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर टाइम मिलता है तो ओहम लॉ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन चूंकि उसमें फिर आगे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंडेंस है, तो वो एक लेंथी टॉपिक है, तो हो सकता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम एंड मैथमेटिकली इसका सिंबल आई है और इसको Q/T लिख सकते हैं। Q चार्ज है, T टाइम है। लेट सपोज एक सिलिंड्रिकल में वायर एज्यूम कर लेता हूँ और इसका एक क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस वायर के एक क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की गई है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाई पोटेंशियल है, अगली साइड पे लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव है। तो इस वजह से इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अगर इस वायर के अंदर फ्री चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाकर उनको मूव करेगी। और यूँ मैं ये एज्यूम करता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस पॉजिटिव यानी टर्मिनल से अवे जा रही हैं इधर से, चूँकि फील्ड लाइंस उन पॉजिटिव चार्जेस को आगे की तरफ पुश करते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रीमलाइन इस तरह से आगे जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए बगैर। इंतहाई सिंपल केस मैंने एज्यूम किया है। तो अगर मैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं जो कुछ देर पहले मैंने आपको कहा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से टाइम t के अंदर चार्ज q पास हो जाए, यानी इस एरिया से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास होता है वो इस वायर के अंदर मौजूद करंट होगा। अब जाहिर है असल में इतनी सिंपल कहानी नहीं होती, इस तरह चार्जेस पैरेलल नहीं जा रहे होते, लेकिन आप उनका इफ़ेक्ट इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। और वो क्यों? बिकॉज देखिए मुख्तलिफ मीडिया के अंदर करंट की जो करंट है वो मुख्तलिफ चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। अगर हम बात करें करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स के अंदर बात करें तो ये होते हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो बैटरीज वगैरह में, केमिकल्स में, तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको आयनाइज करें, बैटरी के अंदर हाइड्रोजन आयन एक साइड पे जाते हैं, क्लोरीन आयन दूसरी साइड पे जाते हैं, या फिर H2SO4 है और उसके आयंस जो है हाइड्रोजन आयन एक तरफ जाते हैं और सल्फेट आयन दूसरी तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट इन चीज़ों की पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मोशन की वजह से होता है। फिर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव होल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं। और अगर मैं बात करूं किसी प्लाज्मा की या आयोनाइज्ड गैस की, तो वहाँ पर चूँकि पॉजिटिव आयंस भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होती। तो ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ये पॉजिटिव चार्ज की मोशन। तो ये आपको पता हो एक्चुअली कहानी इस तरह होती है कि मुख्तलिफ केसेस में वो करंट मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होता है। अब मैं मेटल्स की असल कहानी आपको ज़रा बता दूं कि असल में मेटल्स के अंदर जो है, यही वायर मैं बनाऊं ऐसे, तो इसके अंदर जो मूवमेंट होती है जैसे कि मैंने लिखा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चूँकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया है, इस साइड पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई नेगेटिव टर्मिनल है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो ये तो नेगेटिव से दूर जाएगा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और होगा ये कि ये उनके साथ कोलाइड करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जा सकते हैं, फिर इधर के साथ कोलाइड हो सकता है, फिर ऐसे जा सकते हैं, यानी रैंडम मोशन करेगा, कभी एक जगह कोलाइड करेगा, कभी दूसरी जगह कोलाइड करेगा। और ओवरऑल उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसकी मोशन ऐसे 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 होगी, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन अब इसकी इंडिविजुअल जो इसकी जो एक्चुअल मोशन है और उसका जो एक्चुअल पाथ है उसको ट्रेस करना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 1000 टाइम्स दोबारा अपनी पहली पाथ पे आए, तो उसकी जो एक्चुअल जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड, या आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड जो है किसी इलेक्ट्रॉन की, और मैं रैंडम स्पीड की बात कर रहा हूँ, यानी जो असल में एक्चुअली होती है, सो दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी ज़्यादा होती है असल जो स्पीड है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने इज्यूम किया है, यहाँ पर मैंने चूँकि स्टेडी करंट इज्यूम किया है। स्टेडी करंट का मतलब ये है कि जी करंट तो उस सर्किट के अंदर मौजूद है, उस वायर के अंदर, लेकिन वो यूनिफॉर्म है। वो ऐसे है जैसे स्मूथली कोई पॉजिटिव चार्ज जो है अक्रॉस द पाइप, अक्रॉस दैट कंडक्टर मूव कर रहा है। और ऐसा मैं इसलिए इज्यूम करता हूँ कि चाहे असल में मोशन इस तरह हो, लेकिन ओवरऑल इफ़ेक्ट इन दोनों का सेम होता है। आप नेगेटिव चार्ज को लेफ़्ट पे पॉजिटिव की तरफ मूव करें या पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ मूव करें, इफ़ेक्ट सेम रहता है। और ये जैसा कि हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस यहाँ पर हम स्टेडी करंट की बात करते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक इज्तिमाई इफ़ेक्ट है, एक कम्युलेटिव है, ये इंडिविजुअल चार्ज की वजह से ठीक है, उसमें इंडिविजुअल चार्ज की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये ओवरऑल उन सारे चार्जेस का कंबाइन इफेक्ट है, तो रिजल्ट सेम आते हैं। इसलिए बजाय इसको एक्चुअल मोशन को, इसकी रैंडम मोशन को स्टडी करने के लिए हम ये इज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है दैट इज़ ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ड्रिफ्ट स्पीड का, दैट इज़ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। और ये असल जो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड उसकी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है असल में बहुत तेज़ जा रहा होता है, लेकिन ओवरऑल उसका इफेक्ट जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड से जाता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा था, दरमियान में ये सारी बातें आ गई जो असल कहानी क्या होती है और हम इसे किस तरह एज्यूम करते हैं, तो ये आपको पता चल गया। ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला उधर लिखता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि करंट जो है ये बेस क्वांटिटी है। आपने फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था। और चार्ज जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। असल में ये फार्मूला इस तरह है, Q = I/T। इसमें दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, करंट और टाइम, और इसकी प्रोडक्ट से आपको ये डिराइव्ड क्वांटिटी चार्ज मिलती है। लेकिन करंट का SI यूनिट जो है, इसका SI यूनिट वो क्या है, एम्पियर, और उसका सिंबल जो है दैट इज़ कैपिटल A। ये आपको पता हो। फिर वन एम्पियर करंट के लिए, जबकि 1 कूलम चार्ज के लिए डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो अगर 1 एम्पियर को कूलम पर सेकेंड भी लिखें तभी गलत नहीं है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, हालांकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो अलजेब्राइक एडिशन करते हैं वगैरह। अब ये सर्किट में कहाँ से कहाँ होता है, तो जहाँ तक बात है इसकी डायरेक्शन की, तो इस हिसाब से एक होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाए, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट कहा जाए, तो इसके मुताबिक ये याद रखें कि ये हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। जब भी इसको सर्किट में हम शो करेंगे तो सर्किट में बैटरी का पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे एज्यूम किया जाता है, और ये फॉर एग्जांपल कोई लोड है तो करंट को हम पॉजिटिव से अवे एज्यूम करेंगे, नेगेटिव की तरफ एज्यूम करेंगे। ये इलेक्ट्रिक करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, बिकॉज कन्वेंशनली इसको ऐसे एज्यूम किया जाता है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता करंट ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। हमारा इंटरेस्ट एनर्जी में होता है, पावर में होता है, एंड उसमें करंट का स्क्वायर आता है I² R या I² RT
एनर्जी आई स्क्वायर आर टी है, जबकि पावर आई स्क्वायर आर है, आर रेजिस्टेंस है। तो आई स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर चाहे पॉजिटिव का लें या नेगेटिव का लें, रिजल्ट सेम आता है। तो करंट की डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट एक साइड से आएगा तो उसको जो एनर्जी मिलती है दूसरे साइड से भी इसको वही एनर्जी मिलती है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ केसेस में करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, वहाँ पर इसकी डायरेक्शन एम होगी, तो वहाँ पर भी जो जितनी दफ़ा करंट का जिक्र आएगा उससे मुराद या कन्वेंशनल या इलेक्ट्रिक करंट होगी। इलेक्ट्रॉनिक करंट तब एज्यूम की जाएगी जब कहा जाएगा ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। वो जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इसमें नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको दिखाया गया होगा उसमें सर्किट में कि बैटरी मौजूद है और पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे है। अगर आप पोटेंशियल की लाइन बनाएं तो ये 0 है, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। तो जितना नीचे जाएंगे लोअर पोटेंशियल, जितना ऊपर जाएंगे हायर पोटेंशियल। तो दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन -1 और -3 में -1 हायर पोटेंशियल है, 0 के करीब है, जबकि 1 और 3 में 3 हायर पोटेंशियल है, क्योंकि अब वो जितना ऊपर जाएगा पोटेंशियल हाई होता जाएगा। तो नेगेटिव में लार्ज नंबर हो तो वो असल में लोअर पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से आपको याद होगा कि लोअर पोटेंशियल क्या है और हायर पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट लोअर से हायर होता है और कन्वेंशनल करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, फिक्स रहते हैं, और इसका ग्राफ यूं होता है। ये फॉर एग्जांपल टाइम है, ये करंट है, तो इसकी खास वैल्यू है और थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। जबकि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, उसमें क्या होता है, वो उसका ना मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, और वेरिएबल डायरेक्शन। उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। उसका अगर ग्राफ बनाए तो वो या साइन थीटा का ग्राफ होगा या फिर कास थीटा का ग्राफ होगा, उसमें वेरिएशन होगी, पॉजिटिव पीक पे होगा, नेगेटिव पीक पे होगा वगैरह, वो वेरी करेगा टाइम गुजरने के साथ साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक होता है पल्सेटिंग डीसी, वो इस तरह होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, इसको हम पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। और जब हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं यानी रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफायर से पास होने के बाद पल्सेटिंग डीसी मिलता है। इसको फिर इसकी रिपलिंग को ख़त्म करने के लिए फ़िल्टर से पास किया जाता है, वो फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, ये हम रेक्टिफिकेशन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पल्सेटिंग डीसी इस तरह की डीसी को कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल होता है, जबकि उसकी डायरेक्शन वो कांस्टेंट होती है। तो उसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन उसमें वेरिएशंस होती हैं। इसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। फ़िल्टर सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है, वो रेक्टिफिकेशन सीखेंगे तो उधर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ टाइप्स में बता रहा था इलेक्ट्रिक करंट की, तीनों केसेस में यूनिट अब भी उसका एम्पियर होगा, अब भी ये चार्ज पर यूनिट टाइम है। इस केस में उसका फार्मूला जो है ये हो सकता है कि उसका कोई एम्पलीट्यूड होगा और वो साइन का फंक्शन होगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और या काज का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सर्किट कौन सा है और उसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो इसका ये फार्मूला हो सकता है। और इसकी वेरिएशन की फिर अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ये ओमेगा 2πf है। अब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उस करंट के अंदर चेंजेस आती हैं। ज़ाहिर है ये जनरेटर के रोटेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है। जनरेटर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कॉइल रोटेट करता है, अकॉर्डिंगली उसी जनरेट होने वाली ईएमएफ और उसकी करंट भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो ये बात आपको याद हो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ मैथमेटिकल फार्मूले ज़रा मैं लिख लूँ, क्योंकि हो सकता है उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए। वो ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल कम से कम वो चीज़ें आपको पता हो जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिराइव करने के लिए मैं बड़ा सिंपल स्टार्ट लेता हूँ, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद टाइम।
एक्सेलरेशन उस वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, और जाहिर है अगर उसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया है तो वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि वायर के अक्रॉस जो है यहाँ पर कोई नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस वायर के अंदर मौजूद हैं। वो फील्ड लाइंस क्या करती हैं, वहाँ पर मौजूद, लेट्स सपोज, चूँकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो करंट पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से कन्वेंशनली, तो ये फील्ड लाइंस उन पॉजिटिव चार्ज को मूव करती हैं। या फिर अगर हम क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड हम उन सारे मोशंस की एवरेज स्पीड को कहेंगे। यूँ तो रेंडमली इलेक्ट्रॉन बहुत से आड़े तिरछे रास्तों पे जाता है, लेकिन उनकी मजमूई स्पीड को ऐसे एज्यूम किया जा सकता है। वो स्पीड, अब वो एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो जाहिर है आप ये जानते होंगे कि F=ma और F= चार्ज मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, साइंस साथ नहीं लिख रहा, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ। इस चार्ज के ऊपर इस फील्ड की वजह से एक फोर्स लगती है, इसको मूव करती है, एंड दैट इज ma टाइम्स equals E times a, and from here I get E by m times E is acceleration. If I put it here, I get drift velocity equal to charge divided by m multiplied with tau. Tau is relaxation time. So it's a mean time between two successive collisions. जब भी इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर वायर के अंदर जाता है तो उसे बार बार कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है, तो हर दो कोलिजन्स के दरमियान उसे रिलैक्सेशन के लिए कुछ टाइम मिलता है। और अगर हम उन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स, कभी वो टाइम ज़्यादा होगा, कभी जल्दी कोलाइड होंगे तो वो टाइम कम होगा, अगर हम उन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज निकालें सो दैट इज़ मीन रिलैक्सेशन टाइम, और चार्ज उसका E है और मास उसका m है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का ये फार्मूला है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है, यानी वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, क्योंकि ज़्यादा कोलिजन की वजह से ओवरऑल इज्तिमाई उसकी जो स्पीड है फाइनली वो स्लो होगी। लेकिन अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है और वो बहुत टाइम के बाद कोलाइड होता है तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म भी इसका हो सकता है, दैट इज़ चार्ज I करंट के साथ अगर मैं इसको रिलेट करूँ, सो I डिवाइडेड बाई NEA, N जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और A जो है दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ऑफ वायर, जो भी आपने वहाँ पे कंडक्टर लिया है। तो ये फार्मूला हो सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद ये पूछा जाए तो ये आपको पता हो, ठीक है। और फिर ये है, इसको मैं ज़रा मिटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लूँ कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू the cross section of a wire if the current of 32 milliampere is maintained across it for 10 seconds। अगर 10 सेकंड तक किसी वायर के अक्रॉस हम क्या करें, 32 उस वायर के अंदर 32 मिली एम्पियर करंट मेंटेन रखें, तो उसकी किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर से, यानी इस वायर के क्रॉस सेक्शन में से 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। वेरी सिंपल, you know I is equal to Q by T, and then you know that Q is equal to NE divided by T। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, N उनकी तादाद है, so NE divided by T। and if you are interested in calculating N which is required here, how many electrons, so how many electrons means तादाद पूछ रहे हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। NE by T ये करंट है, तो N जो है IT डिवाइडेड बाई E हो जाएगा, और आप इसको यहाँ पे पुट कर लें। I जो है 32
साथ में मिली है 10⁻³ एम्पियर छोड़ दें, और डिनोमिनेटर इसके साथ और क्या है, टाइम मल्टीप्लाइड है 10 सेकेंड, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, ई यानी चार्ज ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। सो इसको आप सॉल्व कर लें, ये 1.6 से पॉइंट ख़त्म कर लें तो एक ऊपर 0 आ जाएगा, 16 और 32 ये 2 हो जाएगा, और बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ ये 2 ज़ीरोज़ हैं +2, ये -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर यू गेट 2 इंटू -3 + 2 -1 + 19 इज़ 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे अगर 10 सेकेंड तक 32 मिली एम्पियर करंट मेंटेन रखा जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।